ड्रामा की स्टारिंग हमारी फीमेल लीड जेनी के साथ होती है, जो कि आज बहुत ही खुशी खुशी अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है। तभी यहाँ पर उसका होने वाला हस्बैंड भागते हुए आता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है और इसका नाम शियन है। शियन यहाँ भागते हुए जेनी की जान बचाने के लिए आया होता है, क्योंकि किसी ने उसे मैसेज करके एक ऑडियो भेजा है जिसमें वो कह रहा होता है कि वो उसकी वाइफ को मार देगा। जेनी ऑडियो सुनने के बाद शियन से कहती है कि देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, तो जरूर तुम्हारे साथ किसी ने प्रैंक किया होगा, तुमसे जेलस होगा कि तुम इतनी ब्यूटीफुल लड़की से शादी जो करने जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि कोई यहाँ पर आग लगाकर चला जाता है और जेनी और शियन यहाँ आग में फंस जाते हैं। पर शियन यहाँ पर कैसे भी करके जेनी को भागने के लिए बोल रहा होता है। जेनी कहती है कि नहीं, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। पर शियन यहाँ कैसे भी करके जेनी को दूर कर देता है और कहता है कि प्लीज जाओ यहाँ से। और तभी यहाँ पर वो मास्क वाला बंदा आ जाता है, जो कि इन दोनों को मारना चाहता है और वो नहीं चाहता कि इनकी शादी हो, इसलिए वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। वो जेनी को भी आग में धकेल देता है और फिर जेनी और शियन दोनों ही जलने लगते हैं। पर फिर यहाँ दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी की कस्में खा लेते हैं और विश करते हैं कि वो दोनों नेक्स्ट लाइफ में फिर मिले। और फिर इसी के साथ ही जेनी का फिर से रीबर्थ हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे पता लगता है कि वो उस टाइम पर पहुंच गई है जब शियन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। फिर जेनी को यहाँ पिछली लाइफ की सारी चीज़ें याद आ जाती है और वो सोचती है कि नहीं, अब वो शियन से शादी नहीं कर सकती, नहीं तो उसकी जान खतरे में है। फिर जेनी डिसीजन ले लेती है और वो शियन की रिंग फेंक कर उसे कहती है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे प्रपोज करोगे और मैं तुम्हें हाँ बोलूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। फिर जेनी का रिजेक्शन सुन के शियन तो शॉक रह जाता है और फिर जेनी यहाँ उसे छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने लगती है और जानबूझ के शियन को बातें सुनाने लगती है और कहती है कि मैं तो बस उसके साथ खेल रही थी और टाइम पास कर रही थी, मैंने कभी उसे शादी करने का सोची भी नहीं और मैं तो कल रात किसी लड़के के साथ नाइट भी स्पेंड करके आई हूँ। ऐसा वो जानबूझ के शियन को सुनाकर उसका दिल तोड़ना चाह रही होती है और फिर वो जाकर एक मेल मॉडल से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, आज रात मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे पैसे देती है और अपने साथ लेकर जाती है। और फिर जैसे ही जेनी उस बंदे को लेकर अपने घर के बाहर पहुँचती है तो शियन यहाँ उसके घर के पास पहुँच जाता है और वो जेनी को बनाने लगता है। पर जेनी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उस दूसरे लड़के को लेकर अपने घर चली जाती है। पर यहाँ पर जब वो उसे टच करने चाहता है तो जेनी उसे थप्पड़ लगा के दूर कर देती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है। और फिर वो अपने रूम में आकर बहुत ही अपसेट होती है और देखती है कि शियन अभी भी बाहर खड़ा हुआ है, तो ये उसे वहाँ से भगाने के लिए अपनी ड्रेस चेंज करती है और लिपस्टिक वगैरह लगा लेती है और फिर बाहर आकर उसे कहती है कि देखा तुमने, वो तुमसे कई ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे वो ज्यादा पसंद आया। शियन रोने लग जाता है और कहता है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने क्या गलत किया? तो फिर जेनी कह देती है कि तुम्हें समझ नहीं आया, मैंने बोली ना कि मैं बस तुम्हारे साथ खेल रही थी, इसलिए अब तुम निकल जाओ यहाँ से। पर यहाँ पर शियन फिर भी नहीं मान रहा होता है, तो जेनी उसे छोड़कर वापस अपने घर पे आ जाती है और फिर शियन भी यहाँ रो रहा होता है और जेनी भी अपने रूम में बैठकर रोने लगती है और तभी उसका हाथ का ब्रेसलेट टूटकर नीचे गिर जाता है। तो जेनी ये देखकर बहुत ही अपसेट हो जाती है, क्योंकि ये ब्रेसलेट उसे शियन ने गिफ्ट करा था। फिर जेनी की जब यहाँ सुबह नींद खुलती है तो वो जल्दी से जाकर विंडो के पास झाँकती है और देखती है कि अब वो यहाँ नहीं है, तो ये खुश होती है और सोचती है कि वो मुझसे दूर रहेगा तभी तो वो सेफ रह पाएगा और अब मुझे उस खूनी को ढूंढना होगा। फिर जैसे ही जेनी यहाँ बाहर आती है तो देखती है कि उसके डैड यहाँ पर सॉन्ग फैमिली में उसकी शादी सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग इतने बदले में बहुत ज्यादा ही ब्राइड प्राइस दे रहे हैं। जेनी यहाँ पर आते के साथ ही अपने डैड से कहती है कि आप सच में बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इतने अच्छे प्राइस में आपने अपनी बेटी को बेच दिया। तो फिर जेनी के डैड उसे चिल्लाते हैं कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ और फिर जेनी का ब्रदर इन लॉ और उसकी सिस्टर दोनों उसे समझाने लगते हैं कि डैड तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक में उन्हें ऐसा मत बोलो। फिर सोंगिया जेनी से कहने लगता है कि मुझे शियन के बारे में पता है, देखो तुम उससे ब्रेकअप कर लो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सिंसियर हूँ। फिर जेनी सोचती है कि मैंने तो किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं करी थी, तो आखिर कौन है जो मेरी और शियन की शादी नहीं होते हुए देख सकता है, और कौन वो खूनी हो सकता है जिसने हम दोनों को मारा था? जरूर वो इनमें से कोई होगा। इसलिए जेनी ये पता लगाने के लिए नाटक करने का सोच लेती है और फिर वो सॉन्ग से कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर जेनी के डैड और सभी शौक रह जाते हैं, क्योंकि पहले तो जेनी इसके साथ शादी करने के लिए मना कर रही थी और अब वो मान गई। फिर जेनी की शादी वाला दिन आ जाता है और वो अपनी वेडिंग ड्रेस पहनने के बाद सारी गेस्ट की लिस्ट देख रही होती है और सोचती है कि पता नहीं इनमें से वो खूनी कौन होगा। तभी उसकी सिस्टर यहाँ पर उसे एक ड्रेस सजेस्ट करने लगती है कि देखो ये कितना अच्छा है। जेनी ये ड्रेस देखकर याद करती है कि यही तो उसने शियन से शादी करने के लिए पहनी थी। फिर वो तुरंत ही मना कर देती है कि ये मैं नहीं पहनूंगी और फिर वो बाहर जाने के लिए निकलती है और तभी यहाँ पर शियन आ जाता है। जेनी कहती है कि तुम फिर यहाँ पर क्यों आ गए, मैंने बोली थी ना कि मैं बस तुम्हारे साथ खेल रही थी।
तो फिर वो उसे मनाने लगता है और बताता है कि मैंने कितना बुरा सपना देखा था और सपने में तुम मर गई थी। जेनी उसे चिल्लाने लगती है कि ये सब बकवास करना बंद कर दो और वो सोचती है कि वो खूनी जरूर इनमें से ही कोई होगा और यहाँ प्रेजेंट होके हमें देख रहा होगा। और फिर वो शियन को इग्नोर करते हुए कार में बैठने लगती है तो ये फिर भी उसे रोकने की कोशिश करता है। जेनी कहती है कि अब मेरा पीछे छोड़ दो, तुम अब मेरे कुछ भी नहीं हो और अब सॉन्ग मेरा हस्बैंड बन चुका है। ऐसा बोलकर वो कार में बैठकर जाने लगती है तो यहाँ पर शियन फिर भी नहीं मानता और वो कार के पीछे भाग रहा होता है। जेनी उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है और फिर जेनी यहाँ एक होटल रूम में आती है जहाँ पर उसकी वेडिंग होने वाली है और तभी जेनी की सिस्टर उसे खाने के लिए कोई मिठाई देकर चली जाती है। जेनी जैसे इसे टेस्ट करती है तो उसे चक्कर आने लगता है और फिर वो सोचती है कि क्या मेरी सिस्टर मुझे मारना चाहती है। जेनी को चक्कर आ रहा होता है और उसे बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता। इतने में कोई बंदा यहाँ पर आता है और फिर वो जेनी को मारने के लिए यहाँ पर आग लगाकर चला जाता है। फिर यहाँ पर हम शियन को देखते हैं जो कि जेनी और अपनी फोटो को देखते हुए उसे याद कर रहा होता है। तभी शियन की असिस्टेंट उसे कहने लगती है कि बॉस वो लड़की इस तरीके से आपको ट्रीट कर रही है और आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं। तो शियन उसे चिल्लाकर फोटो रखने के लिए बोलता है और फिर वो देखता है कि होटल के उस रूम में आग लग गई है जहाँ पर जेनी है। तो ये देखते के साथ ही वो तुरंत ही जेनी को बचाने के लिए होटल आता है पर तभी यहाँ पर जेनी के डैड उसे तुरंत ही रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी की शादी तोड़ने आए हो। तो फिर ये बताने लगता है कि जेनी जिस रूम में है उसमें आग लग गई है। तो भी ये लोग बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि अगर आग लगी होगी तो हम बचाएंगे, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और फिर सॉन्ग भी इसे चिल्लाने लगता है कि जेनी अब मेरी वाइफ बनने वाली है तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ उसके लिए। ऐसा बोलकर इस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और शियन को पकड़ने के लिए बोलता है और ये लोग शियन को जाने नहीं दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी यहाँ रूम में आग में फंस चुकी होती है और वो सोचती है कि नहीं, मुझे सरवाइव करना होगा, मुझे अभी जानना है कि वो खूनी है कौन। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग होटल में भागने लग जाते हैं और इन लोगों को पता लगता है कि होटल में सच में आग लगी है। तो जेनी के डैडी सुनने के बाद किसी से पूछने लगते हैं कि उनकी बेटी ठीक है कि नहीं। तभी यहाँ जेनी की सिस्टर आती है और कहती है कि डैड वहाँ पर पूरा आग लग चुकी है। जेनी के डैड सॉन्ग को कहते हैं कि तुम जाओ मेरी बेटी को बचाने के लिए। तो वो तो डर जाता है और कहता है कि मैं हेल्प के लिए किसी को लेकर आता हूँ। और तभी मौका देखकर शियन सिक्योरिटी गार्ड से अपना पीछे छुड़ाकर जेनी को बचाने के लिए आगे जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेनी अपने हाथों की रस्सी खोल लेती है और वो जैसी जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए तो उसे पता लगता है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक है। फिर ये सोच लेती है कि अब उसके पास बालकनी से कूदने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर वो पर्दा डालकर यहाँ पर कूदने जा रही होती है और तभी हम देखते हैं कि शियन यहाँ जेनी को ढूंढते हुए अंदर यहीं पर आ रहा होता है। जेनी यहाँ लटक जाती है और वो पर्दा भी फटने लगता है। वो सोचती है कि लगता है अब मेरा एंड यहीं पर ही होने वाला है। फिर जैसे ही जेनी यहाँ गिरने लगती है तभी शियन पहुंच जाता है और वो जल्दी से जेनी का हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। जेनी उसे छोड़ने के लिए बोल रही होती है और वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। और फिर वो उसे ऊपर ले आता है और फिर तुरंत ही उसे हक करके कहने लगता है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे और मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। जेनी रोने लग जाती है और सोचती है कि वो बस यही चाहती थी कि वो सेफ रहे। फिर इतने में यहाँ एक फायर फाइटर आ जाता है इन लोग को बचाने के लिए और फिर शियन जेनी को उठाकर सभी के सामने ले आता है। और फिर जेनी को सेफ देखकर सभी लोग बहुत ही शॉक होते हैं और जेनी का ब्रदर इन लोग कहने लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो फिर जेनी कहती है कि लगता है मुझे सेफ देखकर आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। फिर सॉन्ग यहाँ पर शियन को बातें सुनाने लगता है और कहता है कि मेरी वाइफ को बचाने के लिए तुमने कितनी ज़्यादा मेहनत की। तो शियन कहता है कि पहली बात तो ये कि अभी शादी हुई नहीं है तो ये तुम्हारी वाइफ नहीं है और दूसरी बात ये कि क्या तुम इससे शादी करने के लिए क्वालिफाइड भी हो, तुम इसे बचाने तक नहीं गए थे। फिर इन सभी को पता लगता है कि यहाँ पर किसी ने जानबूझ के आग लगाया था। तो जेनी के डैड उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुमने देखी थी कि वहाँ पर कौन आग लगा रहा था। जेनी कहती है कि मैंने उसका चेहरा तो ठीक से देख नहीं पाई लेकिन हाँ, मैंने उसका एक टैटू देखी थी। और फिर वो अपने ब्रदर इन लॉ का हाथ पकड़ के कहती है कि वो टैटू सेम ऐसे ही था। तो जेनी की सिस्टर उसे समझाने लगती है कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ थोड़ी ना तुम्हें मार सकता है। फिर जेनी का ब्रदर इन लॉ भी कहने लग जाता है कि तुम तभी होश में नहीं थी ना, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तो शियन कहता है कि अगर वो होश में नहीं होती तो क्या अभी वो ठीक ठाक से ऐसे बोल पा रही होती। तो फिर ये सभी मिलकर शियन के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और कहते हैं कि ज़रूर तुमने ही आग लगाए होंगे क्योंकि तुम ही नहीं चाहते थे कि ये शादी हो, तो तुमने ही शादी तोड़ने के लिए सब करे। जेनी कहती है कि वो तो अभी पता लग ही जाएगा कि वो है कौन, मैं अभी सीसीटीवी फुटेज दिखाती हूँ। और फिर जेनी यहाँ जैसे ही वीडियो को चालू करने लगती है तो उसे पता लगता है कि किसी ने पहले कैमरा को कवर कर दिया तो फुटेज में कुछ भी नहीं आया है। जेनी के डैड तुरंत ही उससे मोबाइल ले लेते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब जान के अब क्या ही फायदा है। अभी शियन यहाँ जेनी का हाथ पकड़ता है और वो सभी से कहने लगता है कि मैं सच पता लगा लूंगा कि आखिर वो खूनी है कौन जो जेनी को मारने की कोशिश कर रहा था। तो जेनी से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूँ। तो याद रखो कि हम दोनों के बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है।
शीन कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, अभी तुम पहले क्या कह रही थी। जेनी कहती है कि मैं बस झूठ कह रही थी, मैं बस अपनी जान बचाना चाह रही थी इसलिए। तो थैंक यू तुम्हारा मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन दोबारा तुम्हें मेरे लिए अपनी जान को रिस्क पे डालने की जरूरत नहीं है। फिर सॉन्ग शीन को धमकी देने लग जाता है और उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहा करो। जेनी कहती है कि अब मैं थक गई हूँ, तो हम लोग चलते हैं। और फिर ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं और शीन के पास उसकी असिस्टेंट आती है। फिर हम देखते हैं कि जेनी की सिस्टर और उसका ब्रदर इन लॉ रूम में आने के बाद इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनका प्लान पूरा बेकार हो गया। तो जेनी का ब्रदर इन लॉ कहने लगता है कि उन लोगों को मुझ पर शक हुआ है ना, तुम पर नहीं, तो अब ये काम तुम करोगी। ऐसा बोलकर वो उसे ड्रग वाला पानी देता है। जेनी यहाँ बाहर खड़े होकर इन लोग की बातें सुन रही होती है और फिर वो अपनी सिस्टर को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया है, आकर देख लो। तो फिर जेनी की सिस्टर और ब्रदर इन लॉ तुरंत यहाँ से चले जाते हैं और जेनी यहाँ रूम में आकर वो पानी चेंज कर देती है और सोचती है कि मेरी सिस्टर प्रॉपर्टी के लिए मुझे मारना चाहती है। फिर जेनी जैसे ही अपनी कार में बैठने लगती है तो देखती है कि शीन पहले से उसका इंतजार कर रहा है। फिर उसे कहती है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो भी जल्दी से जेनी के साथ कार में बैठ जाता है। जेनी कहती है कि देखो, अगर तुम मेरे पीछे पड़े रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। फिर इतने में शीन वो जेनी का लाया हुआ पानी पी लेता है। जेनी उसे रोकने लगती है, तब तक वो पी चुका होता है और फिर वो थोड़ा नशे में हो जाता है तो जेनी को किस करने लगता है। पर फिर जेनी उसे दूर कर देती है तो वो स्माइल करने लगता है कि उसने किस तो कर ही लिया। फिर वो जेनी से पूछ लेता है कि बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो जेनी उसे अपना प्लान समझा देती है। इसके बाद प्लान के हिसाब से वो ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा होता है और जेनी की सिस्टर उसे होटल रूम में लेकर जाती है और जेनी यहाँ छुप कर ही सारी चीज़ें देख रही होती है। फिर जेनी की सिस्टर उसे भी कोई काम के बहाने बुलाती है और जैसे वो यहाँ रूम में पहुँचती है तो सिस्टर उसे पानी पीने के लिए देती है। फिर जेनी वो पानी पी लेती है और कहती है कि मुझे चक्कर क्यों आ रहा है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि अब तो तुम बेहोश भी हो जाओगी और ये देखो तुम्हारा फर्स्ट लव यहीं पर ही है। अब कल तुम्हारे बारे में न्यूज़ बनेगी कि वेडिंग वाले दिन शन फैमिली की डॉटर जेनी ने अपने फर्स्ट लव के साथ नाइट स्पेंड करी। जेनी कहती है कि सिस्टर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारी सगी सिस्टर हूँ ना। तो फिर कहती है कि बचपन से तुमने अब तक मेरी सारी चीज़ें छीनी हो तो मैं तुम्हें हमेशा तो जीतने नहीं दे सकती ना। और फिर जेनी बेहोश होने की एक्टिंग करती है और जैसे उसकी सिस्टर उसे हाथ लगाने जाती है तो जेनी जाग जाती है। फिर वेडिंग के लिए सभी गेस्ट वगैरह आने लगते हैं और सॉन्ग के डैड यहाँ पर जेनी के डैड से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। फिर लोग जेनी को ढूंढ रहे होते हैं और तभी जेनी का ब्रदर इन लॉ सजेस्ट करता है कि सीसीटीवी फुटेज में चेक करते हैं कि जेनी कहाँ गई है। और फिर वो एक होटल रूम में जाते हुए दिखती है तो ये लोग कहते हैं कि वो वहाँ रूम में क्यों गई है, चलो चल के देखते हैं कि आखिर वो लड़की वहाँ क्या कारनामे कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी की सिस्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रही होती है कि जेनी भी बिल्कुल नशे में नहीं है और शीन भी। फिर वो सोचती है कि आखिर मुझे क्यों अजीब सा फील हो रहा है। तो शीन उसे बताता है कि जो पानी वो उन लोगों को पिलाना चाहती थी नशे वाला, वो उसने खुद पी लिए। शीन बताता है कि उसने पहले से वो पानी चेंज कर लिया था। जेनी की सिस्टर को तो शॉक लग रहा होता है कि इन लोगों को सब पहले से पता था। फिर वो जाने की कोशिश करती है तो शीन उसे रोक लेता है और प्लान के हिसाब से जेनी यहाँ से बाहर जाती है और वो क्लीनर वाला ड्रेस पहनकर मास्क लगा के खड़ी होती है। और इतने में यहाँ पर जेनी के डैड और सॉन्ग और उसके डैड पहुंच जाते हैं वो रूम में जाकर देखने के लिए और पीछे रिपोर्टर भी आ रहे होते हैं न्यूज़ बनाने के लिए। जेनी की सिस्टर यहाँ शीन को टच करी जा रही होती है तो सोचता है कि सच में दोनों सिस्टर है लेकिन दोनों के बीच में कितना गैप है। फिर जैसे ही उसे बाहर से रिपोर्टर की आवाज़ आती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि अब इसके साथ मिलकर उसे एक्टिंग करना पड़ेगा। फिर यहाँ होटल रूम का दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता है तो सॉन्ग चिल्लाने लगता है और पूछता है कि आखिर इस रूम में है कौन। तो फिर जेनी क्लीनर की एक्टिंग करते हुए कहती है कि एक लड़का और एक लड़की रूम में, मुझे नहीं पता वो कौन है। तो ये सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आती है कि जेनी मुझे धोखा दे रही है। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है और शीन को मारने के लिए हाथ उठाने लगता है कि तुम मेरी वाइफ के ऊपर हाथ लगा रहे हो। तो शीन कहता है कि ये जिसकी वाइफ है उसे तो कोई फिक्र नहीं हो रही और तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। और फिर जैसे ही जेनी की सिस्टर का हस्बैंड उसे देखता है तो शॉक होता है और चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिपोर्टर से बड़े खुश हो जाते हैं और न्यूज़ बनाने लगते हैं कि शन फैमिली की ये डॉटर तो कितनी बड़ी महान है जो हस्बैंड होने के बाद उसे चीट कर रही है और यहाँ अपनी सिस्टर के फर्स्ट लव के साथ रूम में नाइट स्पेंड कर रही थी। अभी शेन बताने लगता है कि इस लड़की ने खुद मुझे ड्रग दी थी और ये कितनी खराब सिस्टर है जो अपनी सिस्टर से बदला लेने के लिए सब करना चाह रही थी। तो फिर तुरंत ही यहाँ जेनी की सिस्टर अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि हस्बैंड तुम मुझ पर बिलीव करो, ये लोग कुछ भी कह रहे हैं और ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। तो फिर डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुमने हमारा नाम खराब करके रख दियो। और वो मन में सोचते हैं कि अच्छा हुआ इसकी जगह जेनी नहीं थी, नहीं तो फिर शन फैमिली तो ये शादी तोड़ लेते। जेनी ये देखकर सोचती है कि सच में मेरे डैड तो बहुत ही महान है। और फिर वो सॉन्ग के डैड से इस बारे में बात करते हैं कि हम वेडिंग को पोस्टपोन कर लेते। फिर जेनी के डैड यहाँ सारे रिपोर्टर को भगा देते हैं। और फिर जैसे ही जेनी और शेन यहाँ रूम में आते हैं तो जेनी से कहती है कि चलो जल्दी बताओ कि कहीं तुमने मेरी सिस्टर के साथ कुछ करे तो नहीं।
तो शियन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो और तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकता। ऐसा बोलकर फिर वो उसे किस करने वाला होता है, पर जेनी उसे दूर कर देती है और कहती है कि अभी मुझे ज़रूरी काम है। ऐसा बोलकर जल्दी से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ जेनी की सिस्टर अपने हस्बैंड को सॉरी बोल रही होती है कि मुझे वो लोग ने ड्रग दे दिए, मुझे पता भी नहीं चला। तो फिर ये से पूछता है कि कहीं उसने तुम्हें टच तो नहीं करा। ये कहती है कि मुझे कुछ भी होश नहीं था। तो फिर इसके हस्बैंड को और गुस्सा आ रही होती है कि तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ और तुमने अपना खुद का यूज़ करवा ली। फिर नेक्स्ट डे जेनी की सिस्टर की ये न्यूज़पेपर में छप जाती है और उसके डैड उसके सिस्टर को चिल्लाने लगते हैं कि उसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली का नाम खराब हो चुका है। तो जेनी का ब्रदर इन लॉ कहने लगता है कि डैड इन सब में इसकी क्या गलती है, ये सब उस शियन का प्लान है, वो जानबूझ के हमारी फैमिली का नाम खराब करने के लिए ये सब कर रहा था। तो जेनी कहती है कि अच्छा, अगर उसे बदला लेना ही होता तो वो मुझसे लेता, मेरी सिस्टर के पास थोड़ी ना जाता। और फिर जेनी डैड से कहती है कि वैसे डैड आप मेरी सिस्टर को भी ब्लेम नहीं कर सकते, सारी गलती ब्रदर इन लॉ की है, ये सिस्टर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तभी तो सिस्टर को कोई और ढूंढना पड़ रहा है। फिर डैड इस बात पर जेनी के ब्रदर इन लॉ को भी चिल्लाते हैं और उसकी सिस्टर से भी कह देते हैं कि अब तुमने जो गलती कर रही हो उसकी वजह से मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए कंपनी से सस्पेंड कर रहा हूँ, अब तुम कुछ टाइम के लिए घर पे रहो और अपनी गलती का सुधार करो। फिर जेनी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसके बाद जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचती है तो देखती है कि सॉन्ग यहाँ बैठकर उसकी और शियन की फ़ोटो देख रहा है। वो कहती है कि तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो ऑफकोर्स मैं आ सकता हूँ। जेनी कहती है कि अभी हमारी शादी हुई नहीं है। तो फिर ये कहता है कि वो तो हो ही जाएगी ना। फिर वो उसे टच करने लगता है तो जेनी उसे दूर करती है। तो फिर ये कहता है कि मेरे सामने तुम अच्छी बनने की एक्टिंग मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। जेनी कहती है कि मैं भी तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, पहले तुम अपना अफेयर संभाल लो। सोचो अगर तुम्हारे भाई को इस बारे में पता लगेगा कि उसकी जो वाइफ है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और वो प्रेग्नेंट भी थी और तुमने इस बात को उससे छुपाए थे, तो सोचो फिर तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा। सॉन्ग कहता है कि तुम्हें बताना है तो बता दो, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारा शियन भी बचने वाला नहीं है, अब आज उसकी रेपुटेशन खराब होने वाली है। ये सुनकर जेनी शॉक होती है और पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो फिर ये जेनी को बता देता है कि वो शियन की रेपुटेशन कैसे खराब करने वाला है। जेनी सुनकर इसे चिल्लाती है और तुरंत ही यहाँ से शियन को बचाने चली जाती है। फिर तभी यहाँ पर सॉन्ग के पास जेनी के डैड और उसकी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ आ जाते हैं और ये लोग उससे पूछते हैं कि जेनी कहाँ पर है। तो वो बताता है कि वो शियन को ढूंढने गई है। तो फिर जेनी की सिस्टर कहती है कि डैड आपने सुना ना, ये सब के पीछे शियन का ही हाथ है। तो फिर ये सभी लोग शियन को ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर इसके बाद जेनी यहाँ होटल जाकर अलग अलग रूम नॉक करके शियन को ही ढूंढ रही होती है और तभी एक रूम में से शियन उसे अंदर ले लेता है और फिर उसे कोई और लड़की समझकर उसे डरा के पूछने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, क्या शियन फैमिली ने भेजा है। और फिर जैसे वो उसे सर पे मारने जाता है तो देखता है कि ये तो जेनी है। फिर शियन की असिस्टेंट उसे कहने लगती है कि बॉस देखो, यही आपको धोखा दे रही थी। तो शियन उसे चिल्ला रहा है कि जेनी ऐसा नहीं कर सकती है। फिर जेनी सोचती है कि अगर मैं शियन को इस सब में इन्वॉल्व करूंगी तो वो भी हर्ट हो जाएगा। फिर वो एक्टिंग करते हुए झूठ कह रही है कि हाँ ये सही कह रही है, मैं यहाँ तुम्हें धोखा ही देने आई थी। तो शियन के असिस्टेंट को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो जेनी को बातें सुनाने लगती है और कहती है कि शियन ने उसके लिए कितना कुछ करा था। तो शियन उसे चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ और तुम ये जॉब छोड़ दो। तो कहती है कि नहीं, ये लड़की तुम्हें हार्म कर रही है, इसलिए मैं ये जॉब तो क्विट नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर फिर वो बाहर चली जाती है और शियन जेनी से पूछने लगता है कि क्या वो सही कह रही थी कि तुम यहाँ मुझे हार्म करने आई थी। जेनी कहती है कि तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। तो फिर ये से हक करता है और बताने लगता है कि उन लोगों ने मुझे ड्रग दे दी है। और फिर शियन तो जेनी को किस करने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ पर जेनी की सिस्टर और अपने भाई के साथ यहाँ शियन के रूम में पहुंचता है और फिर ये लोग देखते हैं कि शियन यहाँ बाथटब में एंजॉय कर रहे हैं। वो इन लोग को कहता है कि तुम लोग को क्या लगा था कि यहाँ पर जेनी है, देखो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पर जेनी की सिस्टर को तो शक हो जाता है और वो कहती है कि जरूर तुमने भी उसे अपने साथ टब में छुपाए होंगे और हम लोग ये देख कर रहेंगे। फिर वो चेक करने जाती है तो शियन कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर खड़ा है, पर तुम्हें तो मुझे देखने की इतनी जल्दी मची हुई है कि तुम उसके सामने देख रही हो। तो फिर जेनी का ब्रदर इन लॉ उसके सिस्टर को पीछे करता है और शियन को बातें सुनाता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा। तो फिर शियन भी कहता है कि मुझे तो डर है कि तुम्हारी वाइफ मेरे पीछे वापस आ जाएगी। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और सॉन्ग भी गुस्से में यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जेनी यहाँ बाथटब में ही छुपी हुई थी और वो बाहर आ जाती है और फिर शियन उसे किस करने लगता है और उसे बताता है कि तुम्हारे साथ जो मेरे दिन थे वो सबसे बेस्ट दिन थे। जेनी कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है, अगर वो लोग अभी मुझे देख लेते तो तुम भी फंस जाते और वो लोग तुम्हें छोड़ते नहीं। शियन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं मर तक सकता हूँ। फिर जेनी को फिर से पिछली लाइफ की चीज़ याद आ रही होती है कि शियन कैसे मर गया था, तो इसलिए वो उसे फिर से बातें सुनाती है और कहती है कि हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं हो सकता है। शियन पूछता है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रही हो। तो जेनी उसे नहीं बताती और उसे गुस्से में जाने के लिए बोलती है। तो फिर वो भी अब से डोकर चला जाता है
और जेनी सोचती है कि मैं उसे इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए फ़ाइट करे, मैं बस चाहती हूँ कि वो अच्छे से जिए। फिर इसके बाद जेनी जब अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर सॉन्ग और उसका ब्रदर इन लॉ दोनों बैठे होते हैं और ये लोग जेनी को शियन की कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं जिनमें वो कई सारी लड़कियों के साथ होता है। तो जेनी ये फ़ोटो देखते के साथ ही पहचान जाती है कि ये फेक है और कहती है कि तुम लोग आखिर मुझे फेक फ़ोटोज़ क्यों दिखा रहे हो। तो फिर ये कहते हैं कि ये तुम्हें पता है ना, लेकिन सबको तो नहीं पता। जब ये फ़ोटो फैलेगी ना तो फिर शियन की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। फिर जेनी के डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम चुपचाप से उसे ब्रेकअप कर लो अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो। जेनी कहती है कि मैंने कितनी बार बोली हूँ कि अब मेरा और उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो भी आप लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आप लोग उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। तो फिर जेनी के डैड कहते हैं कि ठीक है, हम एक शर्त पे उसका पीछा छोड़ देंगे, जब तुम उसकी कंपनी को बंद करवा दोगी तो। जेनी कहती है कि आप लोग के अंदर खुद एबिलिटी नहीं है उसकी कंपनी से लड़ने के लिए, क्योंकि आप लोग उस लायक के नहीं है और आप लोग मुझे कह रहे हैं। तभी जेनी के सिस्टर उसे न्यूज़ दिखाती है कि कैसे यहाँ रिपोर्टर शियन से इस बारे में सवाल कर रहे होते हैं उसकी ये सारी फोटोज़ लीक होने की वजह से। जेनी कहती है कि आप लोग को क्या लगता है कि ये सब करके आप लोग उसे डाउन कर देंगे। तो जेनी के डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और फिर सॉन्ग भी कहने लगता है कि अगर तुम नहीं मानोगी ना तो फिर सिर्फ उसकी रेपुटेशन ही नहीं बल्कि हम उसे पूरा ही नहीं छोड़ने वाले। जेनी को बहुत तेज गुस्सा आती है और फिर वो इन लोग को चिल्लाती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने उसे नहीं छोड़ा तो मैं भी तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो सारे इन लोग के फ्रॉड केस के बारे में चीज़ें बताने लगती है और सॉन्ग से भी कहती है कि मैंने जो तुम्हें उस बारे में बताई थी तुम्हें क्या लगता है मैं एक्सपोज नहीं कर सकती हूँ। जेनी के डैड से कहते हैं कि तुम कितनी बदतमीज हो चुकी हो जो अपने डैड तक को धमकी दे रही हो। जेनी कहती है कि अच्छा, मेरे डैड मुझे बेच सकते हैं और मैं बस इतना नहीं कर सकती हूँ। फिर वो इन लोग को 3 मिनट का टाइम देती है और कहती है कि अब भी शियन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं ना वो सारे हटाओ और उसका नेम क्लियर करो, नहीं तो मैं इस फैमिली को छोड़ूंगी नहीं। तो सॉन्ग कहता है कि तुम कितनी बेकार हो, तुम उस आउटसाइडर के लिए अपनी फैमिली को बर्बाद करना चाह रही हो। जेनी कहती है कि जल्दी करो, नहीं तो मेरे पास टैक्स ब्यूरो का नंबर है, मैं उन्हें कॉल करके आप लोग के सारे फ्रॉड के बारे में बता दूंगी। जेनी की सिस्टर और उसका ब्रदर इन लॉ से रोकने लगते हैं कि ऐसा मत करो, ये फैमिली की बात है। तो जेनी कहती है कि बकवास बंद करो और जल्दी करो, मैं अब बस 1 मिनट ही वेट करूंगी। तो भी ये लोग नहीं मान रहे होते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। जेनी गुस्से में कॉल लगा देती है और फिर वो कहती है कि मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ अपनी फैमिली के बारे में। तो फिर जेनी के डैड तुरंत ही मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए हम प्रॉमिस कर रहे हैं। और फिर जेनी का ब्रदर इन लॉ तुरंत ही कॉल करके शियन का नेम क्लियर करने के लिए बात कर लेता है और फिर जेनी इन लोग को धमकी देने के बाद यहाँ अपने रूम में आती है और तभी यहाँ पर सॉन्ग आकर उसे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है ना और तुम झूठ बोल रही थी ना। तो जेनी कहती है कि अगर तुम्हें झूठ लग रहा है ना तो तुम बस ट्राई करके देखो, जब तुम्हारे भाई को सारा सच पता चलेगा तो तुम्हें कितना मारेगा। सॉन्ग कहता है कि ठीक है, मेरे भाई ने मुझे मार भी लिया तो क्या हो गया, देखो तुम इतना याद रखो कि मेरे डैड को फैमिली रेपुटेशन की बहुत पड़ी है, तो तुम मेरी वाइफ बन के रहोगी और हाँ, कल तुम्हें मेरे साथ बिजनेस पर भी चलना होगा। और फिर नेक्स्ट डे सॉन्ग यहाँ जेनी के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी ये लोग देखते हैं कि शियन यहाँ खड़ा हुआ है। तो फिर सॉन्ग उसके सामने ताने सुनाने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कल रात हमारी कितनी एक्साइटिंग थी। तो फिर शियन कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जेनी से कहती है कि देखो ये सब बंद करो, मैंने बोली थी ना कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्यों आ गए। फिर जेनी जल्दी से सॉन्ग के साथ मिलकर कार में बैठ जाती है और कहती है कि जल्दी चलो, डैड हमारा वेट करे ना। और फिर दोनों ही कार से यहाँ से चले जाते हैं और शियन बस खड़ा रह जाता है और फिर जेनी यहाँ सॉन्ग का हाथ छोड़ देती है। तो कहता है कि ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कैसा बिहेव कर रही हो, लेकिन पार्टी में सभी के सामने जाने के बाद अच्छे से एक्ट करना। फिर लोग जैसे पार्टी में पहुँचते हैं तो पार्टी में आए हुए गेस्ट इन दोनों को हैप्पी वेडिंग विश करने लगते हैं। तो फिर सॉन्ग यहाँ पे जैसे ड्रिंक करने जाता है तो कहता है कि अरे मैं तो ड्रिंक नहीं कर सकता। तो फिर इसकी वजह से जेनी को ही सारी ड्रिंक करनी पड़ती है और फिर वो बहुत ही ड्रंक हो जाती है और फिर बाथरूम में आकर वो उल्टी करने लगती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो इसे यहाँ पर शियन मिल जाता है। जेनी कहती है कि तुम्हें यहाँ लेडीज़ वॉशरूम के बाहर नहीं खड़े रहना चाहिए। तो फिर कहने लगता है कि वो सॉन्ग कितना बेकार है, उसने तुम्हें इतना ड्रिंक करने पर मजबूर किया है। फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। तो जेनी से चिल्लाने लगती है कि किसी ने हमें देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं सॉन्ग की फियांसी हूँ। तो शियन इसे पानी देता है पीने के लिए। जेनी कहती है कि मैंने लास्ट टाइम सारी चीज़ें क्लियर करी थी कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरे सामने मत आना। शियन कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा और फिर वो जेनी को एक एक्सप्लेनेशन देने बोलता है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो जेनी कहती है कि छोड़ो मुझे, नहीं तो फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी। तो फिर शियन उसे जाने दे देता है। पर फिर जैसे ही जेनी या रूम से बाहर निकलने लगती है तो फिर शियन उसे किस करने लग जाता है और इतने में इन लोग को कोई चीज़ की आवाज़ आती है।
तो जेनी जल्दी से जाकर बालकनी में देखती है कि सॉन्ग यहाँ बालकनी से नीचे गिर चुका है और उसे बहुत चोट लगी है। ये देखकर ये लोग शॉक होते हैं और फिर जेनी से कहती है कि अगर तुम सच में मेरी फिक्र करते हो तो तुम मुझे फॉलो मत करना। तो अभी शियन तो जेनी के पीछे जाता है। तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग को नीचे पड़ा हुआ देखकर गेस्ट जमा हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिर सॉन्ग को किसने नीचे पुश करा होगा और ज़रूर ये किसी ने जानबूझ के करा है। फिर यहाँ पर सॉन्ग के डैड आकर रोने लगते हैं कि आखिर मेरे बेटे को किसने मारा होगा। तो यहाँ पर जेनी का ब्रदर इन लॉ आकर कहने लगता है कि सॉन्ग का तो किसी के साथ भी झगड़ा नहीं था, लेकिन हाँ उसका और जेनी का आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुआ था। तो फिर ये सुनने के बाद सॉन्ग के डैड जेनी को देखने लगते हैं और जेनी की सिस्टर उसे कहती है कि तुम भी अब भी यहाँ पर आई हो, बताओ आखिर तुम कहाँ पर थी। जेनी कहती है कि मैं तो बहुत ही ड्रंक थी और बाथरूम गई हुई थी, मुझे नहीं पता ये सब कब हुआ। फिर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेट करे और हमें पता लगा है कि इसे किसी ने जानबूझ के मारने की कोशिश किया है और जिस खूनी ने इसे धकेला है उसका हमें बटन मिल गया है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेनी का जो कफ का बटन होता है ये उसकी सिस्टर पार्टी में चुपके से निकाल लेती है और उसे पता भी नहीं चलता। और फिर जेनी की सिस्टर यहाँ पुलिस ऑफिसर के सामने जल्दी से जेनी को जाके हाथ पकड़ती है और कहती है कि ये बटन तो मेरी सिस्टर का है। फिर जेनी की सिस्टर और ब्रदर इन लॉ दोनों मिलकर उसको ब्लेम करने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम सॉन्ग को ऐसे कैसे मार सकती हो, वो तो तुमसे इतना प्यार करता था और तुम्हें आज वेडिंग गिफ्ट भी देने वाला था। तो फिर सॉन्ग के डैड ये सुनने के बाद जेनी को चिल्लाने लगते हैं कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारी। तो फिर जेनी कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ और ये बटन तो मेरे पार्टी में आने से पहले ही निकल गया था। तो जेनी का ब्रदर इन लॉ से कहता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस ना हो ना तो झूठ मत बोलो। फिर जेनी की सिस्टर भी उसे कहने लगती है कि सिस्टर देखो चुपचाप से मान लो, अगर तुम मान लोगी ना तो ऑफिसर फिर शायद तुम्हारी सज़ा कम कर दे। फिर सॉन्ग के डैड चिल्लाने लगते हैं और ऑफिसर से कहते हैं कि इस लड़की को लेकर जाओ और ज़िंदगी भर जेल में रखो। तो ऑफिसर यहाँ पर जेनी को साथ में ले जाने के लिए चलने बोलते हैं, पर तभी इतने में यहाँ पर शियन आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास एविडेंस है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि इसमें जेनी का कोई हाथ नहीं है। तो जेनी की सिस्टर कहने लगती है कि क्या पता तुम भी इसके साथ मिले हुए होंगे। और फिर सॉन्ग के डैड और गुस्सा होने लग जाते हैं और ऑफिसर से कहने लगते हैं कि मुझे तो सबसे ज़्यादा शक इसी के ऊपर है, इसको भी अरेस्ट करके लेकर जाओ और इससे पूछताछ करो। तो शियन कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, पहले ये तो देख लो कि मेरे पास एविडेंस है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास एविडेंस क्या हो ही सकता है। तो फिर शियन बताता है कि मेरे पास सीसीटीवी वीडियो है। जेनी का ब्रदर इन लॉ कहने लगता है कि ज़रूर तुमने कोई फेक वीडियो उठा के लाए होंगे। तो जेनी कहती है कि लगता है आपको गिल्टी फील हो रहा है इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। शियन कहता है कि अगर फेक है तो वो तो देखकर पता लग ही जाएगा। फिर जैसे ये लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो पता लगता है कि सीसीटीवी वीडियो को पहले ही किसी ने कवर कर दिया और उसमें कुछ कैप्चर हुआ ही नहीं। फिर इतने में जेनी यहाँ से कहीं चली जाती है तो जेनी की सिस्टर ये नोटिस करती है और कहती है कि जेनी कहाँ भाग गई। हम देखते हैं कि जेनी यहाँ सॉन्ग की बॉडी के पास आती है और जेनी इतने देर तक यहाँ पहुँचती नहीं है। तो जेनी की सिस्टर और बाकी सभी कहने लगते हैं कि लगता है वो भाग गई है शियन को अकेला छोड़कर। फिर ऑफिसर शियन से कहने लगते हैं कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, पर तभी इतने में जेनी वापस आ जाती है और कहती है कि मेरे पास एविडेंस है, मैं प्रूव कर सकती हूँ कि सॉन्ग की मौत कैसे हुई। और फिर वो इन लोगों को एक वॉच दिखाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये वॉच जेनी ने सॉन्ग को खुद लगाई होती है और इसके अंदर से वो एक चिप निकालती है और फिर वो फुटेज चालू करके इन लोगों को दिखाती है जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि सॉन्ग को पुश करने वाला कोई और नहीं उसका भाई यानी कि जेनी का ब्रदर इन लॉ है। जेनी कहती है कि सच में ब्रदर इन लॉ आपको मेरी सिस्टर की प्रॉपर्टी तो चाहिए ही चाहिए और साथ ही साथ अपने खुद की फैमिली का आपको वारिस भी बनना है, इसलिए आपने अपने भाई को रास्ते से हटा दिया। सॉन्ग के डैड बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और फिर उसे मारने लगते हैं और फिर ऑफिसर यहाँ जेनी के सिस्टर और ब्रदर इन लॉ दोनों को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। और फिर सभी के जाने के बाद शियन यहाँ जेनी को अपने साथ लेके जाने लगता है और इसे कहता है कि अब तो सॉन्ग नहीं रहा ना, तो अब सब कुछ ख़त्म है, हम लोग फिर से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जेनी याद करती है कि सॉन्ग ने इसे कहा था कि चाहे जो हो जाए अब वो उससे शादी कर चुकी है तो उसके डैड उसे इतनी आसानी से दूर नहीं जाने देंगे क्योंकि उनकी फैमिली रेपुटेशन का सवाल है। जेनी यहाँ पर कहती है कि सॉन्ग मर गया तो क्या हुआ, मैं अभी भी सॉन्ग फैमिली की डॉटर इन लॉ हूँ। तो शियन कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी और तुम तो मुझसे प्यार करती हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जेनी कहती है कि तुम्हें गलतफहमी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। और फिर जेनी यहाँ शियन को छोड़कर अपना अकेले जाने लगती है और वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। और तभी जेनी के सामने एक कार रुकती है जिसमें से 2 गार्ड निकलकर जेनी को पकड़ के लेके जाने लगते हैं और यहाँ पर इसे पकड़ने वाले सॉन्ग के डैड होते हैं और वो जेनी से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम अकेले मज़े करोगी, बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम्हें उस जगह पर पहुँचाऊँगा जहाँ पर मेरा बेटा है। जेनी कहती है कि क्या पागल हो गए हो। डैड कहते हैं कि ये तुम्हारे डैड का ही आइडिया है और फिर वो गार्ड से कहते हैं कि इस लड़की को जल्दी कार में बैठाओ।
और फिर सॉन्ग के डैड जेनी को यहाँ उसके फ्यूनरल पे ले आते हैं और सॉन्ग की फ़ोटो को देखकर उसे कहने लगते हैं कि बेटा तो इस लड़की को बहुत लाइक करता था ना, तो अब मैं इसे भी तेरे पास ही भेज रहा हूँ। जेनी कहती है कि आप लोग मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते, ये इलीगल है। तो भी सॉन्ग के डैड नहीं मानते और जेनी को यहाँ रूम में लॉक करके चले जाते हैं। फिर इसके बाद जेनी को आवाज़ आती है कि कोई यहाँ पर आ रहा है, तो वो जल्दी से वास लेकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है और फिर वो मेट के सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है और उसके कपड़े पहनकर बाहर निकलती है। और गार्ड्स यहाँ गेम खेलने में लगे थे तो वो देख भी नहीं पाते और जेनी बाहर आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जेनी जल्दी से जाकर लॉकर में से पैसे वैसे निकालकर बैग में डालती है और वो सोचती है कि मुझे सॉन्ग के डैड के यहाँ पर आने से पहले यहाँ से भागना होगा। पर तभी इतने में यहाँ पर तो जेनी के डैड पहुँच जाते हैं और वो अपने गार्ड से कहते हैं इसे पकड़ने के लिए। तो जेनी जल्दी से कांच तोड़कर डैड को धमकी देने लगती है कि अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश करी तो मैं अपने आप को मार लूँगी और फिर कल आपके बारे में न्यूज़ बनेगी कि आपने अपनी खुद की बेटी को मार दिए। तो फिर जेनी के डैड डर जाते हैं और उसे यहाँ से जाने देते हैं और फिर तुरंत ही सॉन्ग के डैड को कॉल करके इस बारे में बताने लगते हैं कि वो यहाँ से भाग तो गई है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैंने उसका सारा बैंक कार्ड स्टॉप कर दिया हूँ और अब वो बाहर से सफ़र होने के बाद खुद ही वापस आएगी और वो अब आपकी फैमिली की डॉटर इन लॉ है, तो वो हमेशा आपके घर में रहेगी। आप फिक्र मत करो, बस हमारी फैमिली के बीच की जो बिजनेस डील हुई थी वो मत स्टॉप करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी अलग अलग कंपनी जाकर जॉब के लिए ट्राई करती है, पर जेनी के डैड की वजह से उसे किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलती और फिर जेनी के पास ऑप्शन नहीं बचता है और उसे एक होटल में वेट्रेस की जॉब मिल जाती है, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। और जब वो यहाँ अपना काम कर रही होती है तो वो किसी गेस्ट को वाइन सर्व करने के लिए आती है और उनमें से एक गेस्ट कोई और नहीं बल्कि शियन होता है। जेनी उसे देखकर शॉक होती है और गलती से वो वाइन नीचे गिरा देती है। तो यहाँ पर जो उसका बॉस होता है वो तुरंत ही उसे थप्पड़ लगा देता है और उसकी बेइज्जती करता है कि वो इस तरीके से काम करेगी और फिर वो उसे शियन के शूज साफ करने के लिए बोलता है और शियन से माफी मांगने के लिए बोलता है। जैसे ही यहाँ जेनी टिश्यू लेकर साफ करने जा रही होती है तो शियन उसे रोक देता है और मैनेजर से कहता है कि इस लड़की को यहाँ से जाने बोलो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर जेनी को यहाँ उसका बॉस भेज देता है और शियन से कहने लगता है कि मैं आपके लिए दूसरी लड़की अरेंज करता हूँ। तो शियन कहता है कि मुझे कोई भी लड़की नहीं चाहिए, मैं अभी इंगेज्ड हूँ। जेनी ये सुन लेती है तो उसे बुरा लगता है और फिर जेनी जब रास्ते में जा रही होती है तो वो शियन के बारे में याद कर रही होती है कि कैसे उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और आज वो कह रहा है कि वो किसी और से इंगेज्ड है। इसी बात से वो बहुत ही अपसेट होती है। इतने में शियन अपनी कार रोकता है और जेनी से कहता है कि कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जेनी कहती है कि नहीं, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर शियन। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो शियन सामने जाकर कार रोकता है और बाहर निकलकर वो जेनी से कहता है कि मैं 3 तक काउंट कर रहा हूँ, जल्दी कार में बैठ जाओ। तो फिर जेनी को मानना ही पड़ता है और वो बैठ जाती है और फिर वो देखती है कि शियन ने यहाँ पर अपनी और किसी और लड़के की फ़ोटो रखा हुआ है। वो याद करने लगती है कि कैसे उसने पुराने टाइम में अपनी और उसकी फ़ोटो रखी थी और उसे बोली थी कि अब जो भी तुम्हारी कार में बैठेगा वो जान जाएगा कि तुम्हारे पास कितनी क्यूट गर्लफ्रेंड है। जेनी ये याद करने के बाद बहुत ही अपसेट हो रही होती है और फिर जैसे ही वो कार से बाहर निकलने लगती है तो शियन उसे अपनी शादी का कार्ड देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी शादी में आया था तो क्या तुम नहीं आओगी। तो जेनी इसका कुछ जवाब नहीं देती और वो चली जाती है। फिर जेनी के यहाँ से जाते ही शियन यहाँ पर होटल के मैनेजर को कॉल करके उसे डील करता है और फिर हम देखते हैं कि होटल का मैनेजर जेनी को बुलाकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ी है, तो अब उसे या तो 5 लाख भरने पड़ेंगे या दूसरा ऑप्शन है कि उसे किसी अमीर आदमी के लिए मेड की जॉब करनी पड़ेगी। तो फिर जेनी को मानना ही पड़ता है और फिर वो उसके घर जाती है जो कि कोई और नहीं शियन है। वो उसे बताता है कि आज से तुम मेरी सर्वेंट होंगी। और फिर जेनी जैसे ही शियन के घर के अंदर जाती है तो शियन उससे अपनी फियांसे से मिलवाता है और उसे बताने लगता है कि ये हमारी नई मेड है और फिर वो जेनी को काम देने लगता है कि जाओ अच्छे से रूम क्लीन करो और एक एक गंदगी निकलनी चाहिए। फिर इसके बाद जेनी यहाँ दूसरी मेड के साथ मिलकर शियन के घर पे काम करना शुरू कर देती है और शियन की जो फियांसी होती है वो शियन के सामने तो अच्छी बन रही होती है पर वो उसकी पीठ पीछे जेनी से बदतमीजी कर रही होती है। और फिर जैसे ही शियन यहाँ पर आता है तो वो खुद गिरने की एक्टिंग करती है और जेनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। तो फिर शियन तो यहाँ पर अपनी फियांसी पे ट्रस्ट कर रहा होता है और जेनी पर नहीं, तो जेनी काफ़ी शौक होती है। फिर इसके बाद जेनी यहाँ मेड के साथ जब काम करने लगती है तो मेड भी जेनी के साथ बदतमीजी करते हुए उससे ज़्यादा काम करवा रही होती है। और फिर इसके बाद शियन के घर पे उसके कुछ फ्रेंड्स आए होते हैं और जेनी को उन्हें सर्व करने जाना पड़ता है जो कि उसके पुराने क्लासमेट होते हैं और जेनी को देखकर वो लोग मजाक बनाने लगते हैं और उनमें से एक तो यहाँ पर जेनी से बदतमीजी करे जा रहा होता है और उसे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे घर पे चलो। जेनी उसे चिल्लाती है तो फिर ये लोग तो जेनी के पीछे ही पड़ जाते हैं पर तभी टाइम पर यहाँ शियन पहुंच जाता है जेनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर उसकी फियांसी यहाँ पर आ जाती है और वो उन लोगों की साइड लेती है। तो फिर शियन उसे कुछ नहीं कहता और जेनी को उल्टा यहाँ से जाने के लिए बोलता है। जेनी बहुत ही अपसेट होकर बाहर आ जाती है और वो सोचती है कि मुझे तो खुश होना चाहिए कि शियन अपनी अच्छी लाइफ बिता रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जेनी यहाँ बीच रास्ते में बेहोश हो जाती है और तभी यहाँ शियन आ जाता है और जेनी को उठाकर लेकर जाता है।
फिर जेनी के घर पे यहाँ उसके डैड और सॉन्ग के डैड मिलने के लिए आते हैं और जेनी के डैड उसे इस बारे में बताते हैं कि शियन बहुत ही पावरफुल हो गया है और उसने सॉन्ग फैमिली और हमारी फैमिली को बैंकरप्ट करने की कोशिश की है। तो अब सिर्फ तुम ही हमारी हेल्प कर सकती हो, तुम उससे बात करो कि वो ऐसा ना करे। जेनी ये सुनकर सोचती है कि सच में अब वो बहुत ही पावरफुल हो चुका है। फिर जेनी कहती है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, मेरे उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग ऑलरेडी अलग हो चुके हैं। और वैसे भी सॉन्ग के डैड आप तो यही चाहते थे ना कि मैं ज़िंदगी भर आपके बेटे की वीडियो बन के रहूँ, तो अब आपको क्या हो गया? तो फिर वो माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। जेनी के डैड उसे कहते हैं कि तुम एक बार शियन से बात करके तो देखो, तुम अगर बोलोगी तो वो ज़रूर मान जाएगा। जेनी कहती है कि अब ये सब के लिए बहुत देर हो चुकी है और ये सब आप मत सोचो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर वो दरवाज़ा बंद करते हुए इन लोगों को बाहर करने की कोशिश करती है। तो जेनी के डैड उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, सोचो अगर उन्हें पता लग जाएगा कि हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है तो फिर उनका और क्या हाल होगा। तो जेनी कहती है कि अच्छा, तो अब आप ग्रैंडमा के नाम पर मुझे धमकी देना चाह रहे हैं। पर फिर वो ग्रैंडमा की वजह से मान जाती है और नेक्स्ट डे वो शियन की कंपनी आ जाती है उससे बात करने के लिए और सोचती है कि मैं भी ना अपने डैड के कहने पर यहाँ पर आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब वो मुझे देखेगा तो यही बोलेगा कि उसे अब मेरी कोई नहीं पड़ी है और मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। शियन सब सुन लेता है और जेनी से कहता है कि सच में तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करती हो। फिर जेनी उसे तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट देने लगती है। तो वो कहता है कि इस बारे में हम बात करेंगे क्योंकि अभी लंच टाइम है, तो चाहो तो मेरे साथ लंच पे चलो। जेनी कहती है कि तुम मुझे कह रहे हो? शियन कहता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तो जेनी फिर उसके साथ जाती है और फिर दोनों साथ में लंच करने बैठते हैं और जेनी शियन को सर्व करने लगती है। तो शियन कहता है कि तुम्हें अभी भी मेरी पसंद का खाना याद है? तो जेनी कहती है कि मैं स्पेशली यहाँ पर अपनी फैमिली की वजह से आई हूँ और अगर तुम अभी भी मुझसे पुरानी बातों के लिए अपसेट हो तो तुम मुझे डांट सकते हो, मार सकते हो। तो शियन उसके पास जाता है और कहता है कि हाँ, मैं तुमसे गुस्सा तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं और मारूंगा भी नहीं, पर हाँ, तुम मुझे अगर 3 चीज़ें प्रॉमिस कर दो तो फिर मैं मान जाऊँगा। जेनी कहती है कि वो क्या है? शियन कहता है कि तुम इतना डर क्या रही हो, मैं तुम्हें मारने वाला थोड़ी ना हूँ। तो फिर जेनी मान जाती है कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये कहता है कि मैं एक एक करके बताऊंगा, अभी बहुत टाइम है। तो पहला तो ये कि अभी तुम मेरे साथ एक जगह पे चलो। और फिर शियन जेनी को लेकर एक स्टोर आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए एक सूट बनाओ। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेनी ने शियन से ये प्रॉमिस करी थी कि वो जब ड्रेस बनाना सीख जाएगी तो सबसे पहले उसके लिए सूट बनाएगी। फिर जेनी शियन का मेजरमेंट लेने लगती है। तो वो इसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मुझे कैसा सूट चाहिए? जेनी कहती है कि बिजनेस स्टाइल चाहिए होगा। तो शियन कहता है कि नहीं, मुझे वेडिंग सूट चाहिए। तो ये सुनकर जेनी शॉक होती है और मेजर टेप नीचे गिरा देती है और फिर से कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं तुम्हारे लिए वेडिंग सूट बना दूंगी। फिर वो अपने काम पर लग जाती है और फिर उसके लिए वेडिंग सूट तैयार कर देती है। वो कहता है कि तुमने एकदम परफेक्ट बनाई हो, अब मैं अपनी फियांसी को प्रपोज करूंगा और फिर उससे शादी करूंगा। जेनी कहती है कि क्या तुम श्योर हो? तुम तो अभी उसे ज़्यादा जानते भी नहीं हो। तो कहता है कि हाँ, मैं श्योर हूँ, वो मेरी फेवरेट वुमेन है, मैं उसी से शादी करूंगा। और फिर शियन जेनी को दूसरा काम देता है कि प्रपोजल सीन का एरिया तुम मेरे लिए डेकोरेट करोगी। फिर जेनी काम पर लग जाती है और शियन अपना कॉफ़ी एंजॉय कर रहा होता है। फिर वो रूम को अच्छे से डेकोरेट करती है। तो शियन कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा करी हो, चलो अब लास्ट काम ये करना है कि तुम्हें ये ड्रेस ट्राई करना है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी फ्यूचर वाइफ पे भी अच्छा लगेगा कि नहीं। जेनी नहीं मान रही होती है तो शियन कहता है कि तुम मना नहीं कर सकती हो। फिर जेनी को मानना ही पड़ता है और वो ड्रेस पहन कर आती है और फिर जब वो अपने आप को आईने में दिखती है तो उसे याद आता है कि यही तो उसने अपनी और उसकी शादी में पहनी थी। फिर वो कहती है कि क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? देखो, मैंने अब तुम्हारी तीनों शर्तें भी पूरी कर दी, तो अब तुम्हें मेरे डैड की और सॉन्ग की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान जाना चाहिए। और फिर ऐसा बोलकर वो जल्दी से जाने लगती है। तो शियन उसे रोकता है और कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं करा। जेनी कहती है कि क्या तुम प्रपोजल की प्रैक्टिस करना चाहते हो? तो फिर शियन उसे किस कर लेता है और फिर उसे बताता है कि वो मेरी फियांसी थी ही नहीं, मैं बस उसके साथ एक्टिंग कर रहा था और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी चेंज हुई नहीं, मैं हमेशा से ही तुम्हें ही प्रपोज करना चाहता था और तुमसे ही शादी करना चाहता था। फिर जेनी खुश जाती है और उसे रिंग ले लेती है और फिर जेनी शियन को प्रपोज करते हुए उसे रिंग पहना देती है और उसके हाथ काफी कांप रहे होते हैं और वो कहती है कि मुझे तो अभी भी लग रहा है जैसे ये सपना है। फिर शियन जेनी को अपने सपने के बारे में बताने लगता है जिसमें वो दोनों आग में जल के मर गए थे। तो जेनी फिर उसे बताती है कि असल में ये सपना नहीं है, ये हम दोनों की पिछली लाइफ थी। तो फिर शियन कहता है कि मुझे भी ऐसा लगा था और मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहता था, पर फिर तुम मेरे साथ अजीब बिहेव करने लगी थी तो मुझे शक होने लगा। और फिर जेनी और शियन के बीच में सब कुछ क्लियर हो जाता है और दोनों को भी यही पता लग जाता है कि दोनों का ही रीबर्थ हुआ है और दोनों अब डिसाइड करते हैं कि पिछली लाइफ की तरह अब ये लोग कभी अलग नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी अपने डैड से मिलने जाती है और उसके डैड से पूछते हैं कि क्या शियन मान गया। तो फिर ये कहती है कि माना तो नहीं है, लेकिन उसने एक शर्त रखा है, उसे अभी भी वो स्लैप याद है जब वो यहाँ पर आया था तो आपने उसे मारे थे, तो वो अपना बदला लेना चाहता है। तो फिर क्यों ना आप अपने आप को स्लैप मारो, मैं आपका वीडियो बनाकर उसे दिखाऊंगी।
फिर वो मान जाएगा। तो फिर जेनी के डैड अपने आप को थप्पड़ मार लेते हैं। जेनी कहती है कि आपने बहुत ही अच्छा करे, क्यों ना आप एक और बार ट्राई करो। तो फिर जेनी के डैड उसे चिल्लाते हैं कि तुम मेरा मजाक बना रही हो, और फिर वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाले होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर शियन आ जाता है। तो जेनी के डैड जल्दी से एक्टिंग करने लगते हैं और उससे अच्छे से बात करते हैं और फिर उसे मनाने लगते हैं। तो फिर शियन कहता है कि ठीक है, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और आपकी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप अपनी कंपनी जेनी के नाम पर करेंगे। तो ये सुनकर वो तुरंत ही मना कर देते हैं कि आखिर मैं इसे क्यों दूंगा। तो शियन बताता है कि मैं जेनी के नाम पर अपने 50% शेयर करने वाला हूँ और उसके सामने आपकी ये कंपनी की वैल्यू तो कुछ भी नहीं होगी। तो फिर ये सुनने के बाद जेनी के डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास तो अब इतना कुछ होने वाला है, तो बस मुझे कंपनी दे दो। जेनी अपने डैड की बात मानने के लिए मना कर देती है और फिर वो शियन के साथ जाने लगती है। तो उसके डैड चिल्ला रहे होते हैं पर गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। और फिर जेनी शियन के साथ जब बाहर आती है तो उसे कहती है कि आखिर तुम मुझे अपनी कंपनी की 50% शेयर क्यों दे रहे हो, ये बहुत ज्यादा है। तो शियन उसे याद दिलाता है कि जब स्कूल टाइम में मेरे पास पैसे नहीं रहा करते थे तो तुम मेरे मील कार्ड में पैसे डालती थी। जेनी कहती है कि क्या तुम्हें वो सब पता था। तो कहता है कि ऑफ कोर्स। और फिर इसके बाद शियन अपनी कार लेकर आता है और जेनी को सीधा कोर्ट लेकर जाता है और फिर दोनों ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जेनी पूछती है कि क्या यही वो इम्पोर्टेंट चीज थी जो तुम सबसे पहले करना चाहते थे। शियन कहता है कि हाँ, और अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं भाग सकती हो। अब फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1 साल बीत जाता है और जेनी अब 5 मंथ प्रेग्नेंट होती है और जेनी और शियन बाहर वॉक के लिए गए होते हैं और तभी इतने में ये लोग को जेनी के डैड मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर जेनी के ब्रदर इन लॉ से लड़ रहे होते हैं पैसों के लिए। और जेनी के डैड के हाथ में जो पैसे लगते हैं वो जेनी की सिस्टर लेकर भाग जाती है। तो जेनी के डैड जेनी और शियन से पैसों की भीख मांगने लगते हैं पर ये लोग उन्हें कुछ भी नहीं देते और जेनी ये देखकर काफी शॉक होती है कि उसकी पूरी फैमिली किस तरीके से बर्बाद हुई है। और जेनी और शियन अपना हैप्पीली यहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।